माम को लेकर पुतिन की प्रचंड सेना के सामने अब जेलेंस्की की हिम्मत टूटने लगी है। इस महाजंग से यूक्रेन को रोजाना भारी भरकम नुकसान होता जा रहा है और लगातार यूक्रेन की जमीनों पर रूस का कब्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। स्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं तो आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन का 25% हिस्सा रूस के कंट्रोल में होगा। जेलेंस्की के सामने यूक्रेन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और पुतिन को रोक पाना जेलेंस्की के लिए असंभव होता जा रहा है। नतीजा, जेलेंस्की की अकड़ अब टूट रही है और वो दुनिया भर के ताकतवर देशों से अपील कर रहे हैं कि पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाला जाए। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या पुतिन इतनी आसानी से मान जाएंगे? तो जंग पुतिन 3.5 साल से लड़ रहे हैं, उसे रोकने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। आप रिपोर्ट में देखिए। दिन रात यूक्रेन पर बमबारी, पुतिन का गुस्सा प्रलयंकारी। पुतिन नॉन स्टॉप मार रहे, जेलेंस्की गिड़गिड़ा रहे। पुतिन का पारा हाई है, यूक्रेन में महातबाही आई है। यूक्रेन का काम तमाम, जेलेंस्की मांगे युद्ध विराम। रूस यूक्रेन महाजंग में भले ही जेलेंस्की झुकने को तैयार ना हो, लेकिन पुतिन के ताबड़तोड़ प्रचंड हमलों से यूक्रेन लगातार दहल रहा है। यूक्रेन के कई हिस्सों को रूसी सैनिकों ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। बड़े बड़े शहर खंडहर बन रहे हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन न सिर्फ तबाह और बर्बाद हो रहा है, बल्कि उस कगार पर है जहां जेलेंस्की को यूक्रेन का अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। साढ़े 3 साल से जेलेंस्की जैसे तैसे नाटो की मदद से लड़ रहे हों, लेकिन अब पुतिन के हमलों से यूक्रेन लगातार जल रहा है। धीरे धीरे ही सही, जेलेंस्की की अकड़ टूट रही है, क्योंकि जेलेंस्की को एक तो परमाणु हमले का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ जिस रफ्तार से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, उससे यूक्रेन के कई और शहरों पर कब्जा होने का डर है। मौजूदा वक्त की बात करें तो रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया पर कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की लगातार अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। अब ऐसे हालात में जेलेंस्की करे तो क्या करें? सरेंडर करने को तैयार नहीं, हार मान नहीं रहे, वहीं पुतिन रुक नहीं रहे। अब यूक्रेन में जितनी बर्बादी हो चुकी है, उससे ज्यादा ना हो, इसके लिए यूक्रेन दुनिया भर के ताकतवर देशों से युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कीव में 9 मंजिला अपार्टमेंट पर हुए मिसाइल हमले में 23 लोगों की मौत होने के बाद से जेलेंस्की सदमे में हैं। अब जेलेंस्की चाहते हैं जैसे भी हो ये महाजंग खत्म हो। इसके लिए जेलेंस्की ने वैश्विक ताकतों से अपील करते हुए कहा है कि युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव डाला जाए। ये हमला दुनिया को याद दिलाता है कि रूस युद्ध विराम को अस्वीकार करता है और हत्या का विकल्प चुनता है। हाल ही में रूस ने शहरी रिहायशी इलाकों पर लंबी दूरी के हमले किए, जो जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये है कि पुतिन रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद पुतिन जेलेंस्की को बिना झुकाए मानेंगे नहीं। हालांकि पुतिन जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इस्तांबुल में पिछले दौर की वार्ता में कैदियों और शहीद सैनिकों के शवों की अदला बदली हुई थी। अब जेलेंस्की की गुहार के बाद कौन कौन से देश पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बात करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमति जताते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको स्थिति समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त क्या रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार रूस यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है और यूक्रेन के करीब करीब 20% हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है। युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कुछ हफ्तों में 25% हिस्से पर कब्जा कर लेगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसके सावनी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत विनोद जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि पहली नजर में आप इस युद्ध की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध को करीब करीब 4 साल होने को हैं अब, और लगातार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो अब झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को, जेलेंस्की को जो बर्बादी हो रही है वो अब दिखने लगी है। देखिए, आज इस युद्ध को करीब 3 साल हो चुके हैं और अगर आप देखें कि ज़ेलेंस्की का जो सब्र का बांध है या जो उसका कॉम्बैट स्टेमिना है या जो उसका लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो कम नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं। और जिस तरह की लीडरशिप, क्योंकि ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं था, ये युद्ध रूस और अमेरिका और उसके जो एलाइज थे उनके मध्य में था जी। और अदरवाइज तो 1:5 का पावर रेशियो है रूस और यूक्रेन का। तो किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से यूक्रेन रशिया के सामने बहुत ज्यादा दिन तक नहीं खड़ा हो सकता था। और रशिया ने भी यही तवक्को की थी कि वो करीब हफ्ते या 2 हफ्ते में इस ऑपरेशन को वाइंड अप कर लेगा और यूक्रेन घुटने टेक देगा। लेकिन जिस तरह से अभी मतलब ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं या जो उसके स्टेटमेंट हैं वो दे आर एज प्रेडिक्टेबल एज वेदर कंडीशंस, कि आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। और यूक्रेन के अंदर तो देखिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की तबाही यूक्रेन में रूस ने बरपाई है उसका कोई मतलब सबको पता है। तो यूक्रेन को जो विदेशी ताकतें दे रही हैं, जो यूएसए से इत्तेफाक नहीं रखती, जर्मनी हो गई, उसमें इंग्लैंड हो गया, तो ये ताकतें इस युद्ध को अपने बलबूते पे सस्टेन नहीं कर सकती। ये कुव्वत और ये कैपेबिलिटी केवल अमेरिका में है। तो इसलिए अब ये युद्ध बिल्कुल ज़ेलेंस्की जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि साहब युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन रशिया अब अपनी शर्तों पे इस युद्ध को रोकेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम जितनी भी लैंड मास है उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और मेरा अपना मानना है कि नीपर नदी के जो भी ईस्ट में एरियाज हैं उन पे वो अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा और फिर उसके बाद वो कोई कंडीशनल सरेंडर के लिए ज़ेलेंस्की को टेबल पे बुला सकते हैं। जी ठीक है, सानी साहब मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से बात यहाँ पर लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रही है, और अभी खबरें ये भी चल रही थी सैनी साहब कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु अटैक भी कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस दौर में हम लोग हैं और जो स्थितियां पूरे विश्व की इस वक्त हैं, ऐसी स्थितियों में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना संभव है? अभिषेक जी, सबसे पहले ये हमें समझना है कि रशिया का एम क्या था जब ये इन्होंने यूक्रेन में लड़ाई शुरू की थी जी। उनके एम्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कि उनको ज़ेलेंस्की का जो उनका लीडरशिप है उनको मंजूर नहीं है और ये डिस्पेंसेशन चेंज होनी ही चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला था हमें प्रो क्रेमलिन डिस्पेंसेशन चाहिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ लगाया था जब रशिया ने चढ़ाई करी थी, उनके ऊपर इन्वेड किया था या अटैक किया था। तो पुतिन तो बोल रहे हैं कि हमें ज़ेलेंस्की से बात करनी नहीं है। और तीसरा एम जो इनका है रशिया का, मिलिट्री डिग्रेडेशन करना, इनका पूरी तरीका से जो इनकी जो भी कैपेबिलिटी है सब खत्म कर देना। और आखिर में जो भी इनका जो इन्होंने बोला था कि हमें यूक्रेन की न्यूट्रलिटी चाहिए। अब क्योंकि हालत इस प्रकार से है कि यूक्रेन ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है, यूएस ने ऑलरेडी हाथ खींच लिए हैं और ज़ेलेंस्की की मुश्किल बहुत ज्यादा हो गई है जी। अगले हफ्ते हो सकता है बातचीत हो जिसमें पुतिन तो मेरे समझ से नहीं आएंगे, पर पुतिन जो भी रशिया बात करेगा वो अपने टर्म से बात करेगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 5 कंडीशंस ये उनको माननी ही पड़ेंगी, तभी रुकेगा युद्ध। एज रिगार्ड्स जो मिलिट्री एडवांटेजेस हैं, पुतिन ने आज ही बताया है, फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे उनको बोला है कि भाई एडवांटेज उनके पास है। अभी आज की डेट में इन्होंने खार्किव में और ओडिशा में खूब ड्रोन अटैक किए हैं, और ड्रोन भी किस प्रकार से अटैक किए कि जो भी इनका पास जो रडार है यूक्रेन के उसको ऑब्लिटरेट किया है ताकि उनके ड्रोन्स पकड़े ना जा सके। एट द सेम टाइम
जो ऊपर जो एरिया है खार्किव का, जिसमें वहां पर एक शहर है मॉस्कोवा, जो वहां पर उन्होंने वहां पर उसको कंट्रोल कर लिया है। जी तो जेलेंस्की इसको देख रहे हैं कि उनके हाथ से युद्ध जा रहा है। ऊपर सुमी भी उन्होंने एड्रेस कर लिया है। जी और रशिया ने अभी टैक्टिक्स बनाई है कि हम धीरे 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 करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गेंद उनके पास नीचे साउथ में आ ही चुका है। पूरा एरिया लोहांस्क हो गया, दोनेत्स्क हो गया, जपोरोची हो गया, खेरसोन हो गया और क्रीमिया हो गया। ये तो उनका ऑलरेडी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, ये उनके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब ये कितना कैप्चर कर सकते हैं? अभी सुमी में इन्होंने ऊपर नॉर्थ में अटैक किया है, खार्किव ले लिया है, और एट द सेम टाइम अब जर्मनी को भी उन्होंने एक तरीके से बोला है, वो जर्मनी कोशिश कर रहे थे, इनको टॉरस मिसाइल दे दे, तो रशिया ने जर्मनी को बोल दिया कि आप पीछे रहो, अगर आप कुछ भी उनके आगे करते तो वो कार्रवाई उनके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। एज रिगार्ड जो आप बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, नो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा इस स्टेज में, बिकॉज रशिया ने ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है। अब ये देखना है कि रशिया अब बातचीत किससे करेगा। जेलेंस्की से तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, जब तक जेलेंस्की है कोई मीनिंगफुल बातचीत नहीं होगी, और रशिया अपने टर्म्स में जैसे उनको अपने एम्स अचीव करने उसी प्रकार से बातचीत करेगा। जी विनोद जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर सरेंडर को लेकर, जिस तरीके से लगातार अब ये बातें उठने लगी हैं कि जेलेंस्की जो है वो सरेंडर कर देंगे क्या, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी 3 साल तक जब हमने युद्ध देखा उसमें लगातार हमने देखा जेलेंस्की का जो रुख था, जो तेवर था, वो बड़ा सख्त था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हर अटैक का जवाब जो हम अटैक से देंगे, लेकिन अब अचानक से किस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन होता नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? देखिए, इसका एक ही लाइन में मैं जवाब दूंगा जी कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। जी क्योंकि जेलेंस्की साहब को पता है, क्योंकि उनके पास अब ना कोई बैकिंग है, ना कोई सपोर्ट है। जिस तरह जी से अमेरिका प्रखर रूप से उनको सपोर्ट कर रहा था, जिस तरह से उनको असला दे रहा था, M1 अब्राहम टैंक्स दिए, मिसाइल्स जी दिए, जी तो बाकी के देशों में इतनी सामरिक शक्ति नहीं है कि वो एक ऑपरेशन को, और जो इतना लॉन्ग ड्रॉन अफेयर है, उसको वो सपोर्ट करें। क्योंकि इनके जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इतने स्ट्रेच हो गए हैं कि ये, मतलब अगर इनके पास कोई छोटी मोटी रसद आती भी है तो वो वहां ट्रुप्स तक नहीं पहुंच पाएगी, जी या वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो अब जेलेंस्की के पास कोई मतलब कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि देखिए, वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। तो आप केवल अपने कहते हैं ना, लव एंड फ्रेश एयर पे युद्ध नहीं लड़े जाते, क्योंकि आपको पूरा सामरिक तौर से आपको सक्षम होना पड़ेगा। और जिस तरह के बीच में अटैक हुए थे, वो भी यूक्रेन को काफी मदद दी गई थी देशों की तरफ से। तो अमेरिका जिस तरह से इन्वॉल्व है, अब अमेरिका खुद एक ऐसे मतलब डबल माइंड में है कि वो अब ईरान का उसने मुद्दा है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं वो। अब उन्होंने पहले तो कह दिया साहब ईरान को हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, अब उन्होंने 2 हफ्ते इसको टाल दिया है। तो अब ये सब चीजें देखते हुए, क्योंकि अमेरिका भी, उसके पास भी कोई मैजिक वैंड तो है नहीं, क्योंकि उसका इजराइल में देखिए कितना इन्वॉल्वमेंट है उसका, इसमें यूक्रेन में कितना पैसा लगा है, 975 बिलियन अफगानिस्तान में लगा के वो चला गया। तो इन सब चीजों की जो स्टेट एक्सचेकर पे जो बोझ पड़ता है, वहां की आवाम भी इसको करने, इस पे काफी विरोध कर रही है। और दूसरा देखिए, जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो भी अब ढल रही है, उसमें वो अप ट्रेजेक्ट्री नहीं दिखाई देती है। तो जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप सरेंडर के लिए अपील करें। जी ठीक है। सानी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से जेलेंस्की को लेकर बात करें, तो जेलेंस्की अभी भी दुनिया के तमाम बड़े देशों का रुख कर रहे हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ सानी साहब की दुनिया ने जेलेंस्की को सपोर्ट करना बंद कर दिया? क्योंकि कई बड़े देश जो हैं वो शुरुआत में सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से विनोद जी ने भी जिक्र किया कि अमेरिका तो शुरुआत में सपोर्ट कर रहा था, गोला बारूद हथियार दे रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। देखिए, जब से ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ से डायनामिक्स पूरी चेंज हो गई हैं। जी जैसे कि प्रीवियस वक्ता ने भी बताया है कि ये युद्ध जो था रशिया और यूएसए के बीच में था, रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं था। जी अब यूएसए जो है वो, उनका ध्यान डाइवर्ट हो गया है, और आने वाले 1 हफ्ते में क्या होता है अभी कुछ नहीं पता। यूएसए जो है वो भी अपने फोर्सेस को रीपोस्चरिंग कर रहा है, जहां उसने लगाने और लगाएगा, जहां उसने अपने फाइटर प्लेन्स लगाएगा, अपने अलग रिसोर्सेज लगाएगा। अभी यूक्रेन में यह हालत हो गई है कि कोई भी जो
कंट्री है जो पहले उनको सोच रही सपोर्ट कर रही थी, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके का थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा था, पर अब ईरान और इसराइल के इस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट से इवन यूके भी बैकड्रॉप में आ गए, तो जेलेंस्की जो है अकेले पड़ गए इन अ वे। आज की डेट में यूक्रेन में ही करीब 6 लाख तो ऑल अलोंग द फ्रंट 6 लाख रशियन ट्रुप्स हैं यूक्रेन और कुर्स्क एरिया में, और इनकी जो सपोर्ट है, जो डेडिकेटेड सपोर्ट टू दिस ट्रुप्स रशिया की तरफ से बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। पुतिन ने बोला है उनको ऑल अलोंग द फ्रंट उनके ट्रुप्स एडवांटेज में है, और ये पुतिन और ये जेलेंस्की देख रहे हैं कि वो डिसएडवांटेज में आ गए हैं। क्योंकि कीव के थोड़ा सा आगे जाके अगर आप देखें उनके दाहिने सुमी का एरिया है और खार्किव का एरिया है, कीव भी थ्रेटेंड है। और कल जैसे जिस प्रकार से इनके 1300 ट्रुप्स मरे हैं बाय ड्रोन एक्शंस ऑफ रशिया, और जिसमें रशिया के जो ड्रोन जो आए हैं उन्होंने इनके पूरे जो नेटो के और वट एवर इक्विपमेंट जो यूक्रेन के पास है उनके एयर डिफेंस और दूसरी चीजों को उन्होंने मास कर दिया था, ऑब्सक्योर कर दिया था। और जिस इम्प्यूनिटी से ये आए थे और अटैक करके गए ओडिशा और खार्किव में, ये तो जेलेंस्की भी देख रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको आना पड़ेगा, अब रशियन के टर्म्स में आना पड़ेगा। क्या रशिया जेलेंस्की से अगले हफ्ते बात करेगा या नहीं करेगा, या अपने टर्म्स देगा, जैसे उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि जेलेंस्की हट जाए क्योंकि एज ए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उनसे बात करना नहीं चाहते। अगर मार्शल लॉ है तो कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि किससे बातचीत हो। तो अब ये डायनामिक्स बन रही है कि बातचीत अब होगी किससे होगी, किस टर्म में होगी, अब ये सिचुएशन है। जी विनोद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया और साहनी साहब ने भी सेम बात का जिक्र किया कि स्थितियां बड़ी विपरीत हो गई यहाँ पे इस युद्ध को लेकर। अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, तमाम बड़े जो देश थे उनसे भी मदद जो है यूक्रेन को मिलती नजर नहीं आ रही। विनोद जी, अगर ऐसे में ये देखा जाए ये युद्ध अगर कुछ हफ्तों तक और चलता है तो आप क्या स्थितियां इस वक्त देखते हैं यूक्रेन में कि कुछ हफ्तों बाद वो स्थितियां पनपती नजर आएंगी? देखिए, यूक्रेन की हालत जो है वो पहले से ही बड़ी खस्ता है जी। और इस देखिए, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल हिली हुई है जी। दूसरा उसका जो जितना भी मनोबल है उसके ट्रुप्स का वो बिल्कुल टूट चुका है। और दुनिया को पता है, यूक्रेन को भी पता है, उसके ट्रुप्स को भी पता है कि साहब कोई हमारे पास रसद या कोई इस तरह के सामरिक जो संसाधन है वो मिलने वाले नहीं है। तो मोराल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जेलेंस्की को भी पता है कि भाई कितने दिन तक आप इस ऑपरेशन को एक लड़खड़ाती हुई आर्मी के साथ को सस्टेन करेंगे। और इसका पूरा फायदा जो उठाएगा वो पुतिन साहब उठाएंगे इसका, या रशिया उठाएगा। और रशिया अपने जो अटैक्स हैं उस पर तेजी लाएगा। और उसके लिए बिल्कुल यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं वो ही विल रेज दी व्हाइट फ्लैग, और वो एक्सेप्ट करेंगे जो भी कंडीशंस रशिया रखता है। बिकॉज निगोशिएशन के लिए मुझे नहीं लगता कि रशिया एक तो अमेरिका की बात मानेगा। हाँ, अगर भारत इसमें कोई मध्यस्थता कर सकता है, हालांकि भारत इस पोजीशन में है, लेकिन चाइना उसको अप्रूव नहीं करेगा। तो ये केवल पुतिन की जो कंडीशंस है उनके ऊपर ही ये यहाँ शांति आ सकती है। और जो टर्म्स डिक्टेट करेंगे वही जेलेंस्की को मानने होंगे, वरना यूक्रेन के लिए जो आने वाला समय है वो काफी भयावह है। जी। दूसरी ओर साहनी साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर इस बीच ये भी उठता हुआ नजर आता है कि जब इन बड़े देशों ने यूक्रेन से हाथ खींच लिया तो ऐसे में क्या साहनी साहब यूक्रेन के पास लड़ाई के लिए सबसे जरूरी सामान यानी कि गोला बारूद हथियार बचे हैं? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका के दम पर ही इस युद्ध को लड़ रहा है। नहीं, जिस हिसाब से सिचुएशन है और जिस हिसाब से रशियन आर्मी अपना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दिखा रही है, वो बोल रही है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और रशिया ने भी बोला है कि उनको कोई जल्दी नहीं है, वो अपने टाइम से अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वॉर ऑफ एट्रिशन कर रहे हैं। वो उन्होंने इसलिए बोला है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, पेशेंस दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यूक्रेन के पास अभी कुछ जो आप पूछ रहे हैं कि कुछ बारूद या असला बचा है, बहुत कम है उनके पास। अगर कुछ होना होता, कल जब 1300 उनके यूक्रेन के ट्रूप्स मरे तो उन्होंने रशिया के आगे कुछ ऐसा करना था कि वो रशिया डिस्करेज होता, पर ऐसा तो कुछ उनकी तरफ से रिटेलिएशन नहीं आया है। और उन्होंने ये भी देखा है कि जो मोरकावा का जो शहर है जो खार्किव में है, उन्होंने ऑलरेडी रशिया ने दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ दिस शहर। ठीक है, तो अभी जेलेंस्की की पोजीशन जो है बहुत दयनीय हो गई, मैं बोलूंगा। उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अब किस प्रकार से
वो सूझबूझ से रशिया के साथ डील करेंगे, अब वो उनके ऊपर है। हालांकि रशिया ने ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव गेन कर लिए हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो रशिया का है सिर्फ यही है कि वो किस स्टेज में वो बोलेंगे कि हमें ये डिस्पेंसेशन से बात नहीं करनी, कोई और बंदा चाहिए, या प्रो क्रेमलिन का बंदा कौन सा उनको रशिया जी के लिए मदद करेगा उसको बिल्कुल बिठाने के लिए। बिल्कुल बाकी उनका पूरा साउथ का एरिया जो है, क्रीमिया तक, ओडिशा तक, बिल्कुल सानी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरा उनके स्थितियां बड़ी कब्जे विपरीत में नजर आ है। रही हैं युद्ध को लेकर देखा जाए तो यूक्रेन के लिए। और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि जिस तरीके से लंबे समय से 3 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये लड़ाई लगातार जारी है, ये किस मोड़ पर लड़ाई पहुंचती है। लेकिन इस बीच आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों प्लीज मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर का हम रुख करेंगे, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दे। जहां इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल के हाइफा पर ईरान ने यह हमला किया है। 30 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के द्वारा किया गया, ये बड़ी बात है। जो ईरान एक समय पर बैकफुट पर नजर आ रहा था, वो ईरान अब फ्रंट फुट पर आकर जो है वो हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरीके से इजराइल में नुकसान पहुंचा वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। विनोद साहब, मैं सीधे आपका रुख करूंगा। सर, समय थोड़ा कम है, प्लीज थोड़ा कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा कि जिस तरीके से हम लगातार इन हमलों को देख रहे हैं, ईरान ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। सर, क्या यहाँ पर माना जाए कि किस तरीके से ईरान जो है इस पूरी लड़ाई में स्टैंड करता नजर आ रहा है? क्योंकि लड़ाई की शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो कुछ हफ्तों में ही इस लड़ाई को हार जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमले देखने को मिल रहे हैं उससे लगता नहीं। देखिए, जिस फोर्स के पास इनिशिएटिव होता है या जिसने ऑफेंसिव लॉन्च किया है जी तो यकीनन उसका पलड़ा पहले कुछ दिनों भारी रहता है। और हालांकि ईरान को यह तवक्को थी कि इजराइल इस तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, लेकिन ईरान भी कोई कम शक्तिशाली देश नहीं है। उसने अपने आप को संभाला और जिस तरह से उसने अटैक किए इजराइल के ऊपर, वो इजराइल के लिए भी काफी उसके लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाले थे। और ईरान ने पहले भी ये दावा किया था कि वो कम से कम 3 हफ्ते के युद्ध के लिए तैयार है। अभी तो करीब 8 या 10 दिन ही हुए हैं। और अगर उसके पास इतना कॉम्बैट स्टेमिना है तो वो यकीनन इजराइल इज वीकेस्ट नाउ, ईरान की जो अप्रिसिएशन है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर ईरान ने अपने हमले अब रोक दिए तो इजराइल बहुत पावरफुल हो जाएगा और ईरान अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तो ईरान चाहेगा कि इस सिचुएशन को एनकैश करे और अपने जो ऑपरेशंस हैं, आयरन डोम को भी उन्होंने भेज दिया है और काफी शहरों में, करीब 12 से ज्यादा सिटीज में उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो सैनिक अड्डे बेसिस हों या सिविलियन बेसिस। तो ये देखते हुए ईरान कोशिश करेगा, बिकॉज ईरान के वजूद की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि वहां रेजिम चेंज हो, जिससे वो जाके वहां के संसाधनों को, रजा शाह पहलवी के जो ग्रैंडसन है, या तो उनको बिठा दिया जाएगा। जी फिलहाल विनोद जी और साहनी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। और वक्त यहां पर ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।